हाय एंड वेलकम टू दी नमपाई सेशन। मैं हूँ फाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस तक हमने नमपाई के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किया है। अब हम अपने सेशन के लास्ट की तरफ जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे जो नमपाई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑल्दो उनमें से कुछ फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, लेकिन अब सेशन को हम फंक्शन रिस्पेक्ट्स सेपरेट करेंगे ताकि जो जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फंक्शन है उनके हवाले से हमें पता चल सके। आप प्रीवियसली वीडियो फाद हुसैन यूट्यूब चैनल से बराह रास्त सर्च करने के बाद देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर मौजूद है, जहाँ से आने के बाद तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकेंगे। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो नमपाई के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो लॉग है हमारे पास। एज़ लाइक रेस्ट ऑफ दी अदर जो फंक्शंस हैं, बिल्कुल इसी तरह से नमपाई में डॉट लॉग का भी फंक्शन है। और एज अ नेम सजेस्ट कि जिस तरह से हम लॉगरिथमिक वे में बेस 2 या बेस 10 या वट जो भी बेस तुम बताकर लॉग की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हो, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाएगी। तो फर्स्टली हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस किया हुआ है। सो द नमपाई लॉग इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द इनपुट एरे एलिमेंट। जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसका वो नेचुरल लॉगरिथम निकाल कर देगा, और एक्स यहाँ पर या जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो वो एरे के फॉर्म पर यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। इट इज़ द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज द एलिमेंट वाइज नेचुरल लॉगरिथम। द नेचुरल लॉगरिथम लॉग इज़ द रिवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल, सो दैट लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू एक्स। यानी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो एक्चुअली रिवर्स होती है, इन्वर्स होती है हमारे लॉग वैल्यू को की। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल एक्स का लॉग निकाल दें तो दोबारा से आपको वही एक्स वैल्यू मिल जाएगी जो इनिशियली थी। सो द लॉगरिथम इज़ इन बेस ऑफ ई इन द नेचुरल लॉगरिथम। और जो सेंटेक्स है इसका वो यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें एक्स हमारी वैल्यू है, उसके बाद इसमें आउटपुट पैरामीटर्स हैं, वेयर क्लॉज मौजूद है, कास्टिंग मौजूद है, ऑर्डर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, और इसी तरह से सब सुबॉक ट्रू है, सिग्नेचर है, एक्सटी ऑब्जेक्ट है। ये तमाम डिफरेंट इसके पैरामीटर हैं जो डॉट लॉग के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले बेसिक वर्किंग को देखते हैं और उसके बाद फिर उसके अलग पैरामीटर्स को भी हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले चंक में आप देखो मैंने नमपाई से एक एरे क्रिएट किया 1 डायमेंशनल, जिसमें 2, 4, 6 एंड 3 की पावर 8 मौजूद है। 3 की पावर 8 का मतलब यहाँ पर ये है कि 3 यहाँ पर बेस है, 8 उसकी पावर है। आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हैं और पावर फॉर्म पे भी वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने ए को डिस्प्ले करवाया हुआ है, इनिशियल ए को, तो लिहाजा इसको मैं इनक्लोज कर देता हूँ प्रिंट के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैंने बी वेरिएबल में लॉग ए का लॉग मालूम किया है, ठीक है, और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो इसे भी मैंने इनक्लोज कर दिया। उसके बाद पहले जो लॉगरिथम की वैल्यू आई है और सी में जो वैल्यू आएगी वो लॉग बेस 2 की आएगी, और उसके बाद हम लॉग बेस 10 यहाँ पर मालूम कर रहे हैं। तो सेम वैल्यू है लेकिन हम लॉग की वैल्यू के बेस को चेंज कर रहे हैं, यानी एक्सपोनेंशियल को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इन तीनों को विच मीन चारों इंक्लूडिंग मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद ये चार जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमें दिख रही हैं। सबसे पहले इनिशियल एरे, उसके बाद लॉगरिथम वैल्यूज़ ऑफ दीज एरे, फिर उसके बाद लॉग वैल्यू बाय यूजिंग बेस 2 एंड देन बेस 10। सो ये इनिशियल तरीका था कि हम किस तरह से एरे को लॉग के फॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं कि पाइथन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हमारी पैकेजेस या लाइब्रेरी हैं जिसके ज़रिए से हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नमपाई है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पैंडाज है, और उसके बाद मैटप्लॉटलिब है। तो पैंडाज इस सेशन के बाद यानी जो नेक्स्ट हमारा पूरा प्लेलिस्ट होगा वो पैंडाज पे बेस करेगा। तो अब हम मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं उसकी विजुअलाइजेशन आपको दिखा सकूँ, जिन विजुअलाइजेशन पर हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। तो हमने सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को कॉल किया हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो, और उसको एलियाज ऐसा PLT किया हुआ है। फिर हमने एक एरे क्रिएट किया। एरे के अंदर अभी हमने प्रीवियस वाले चंक के अंदर ही देखा है कि हम लॉग और log 2 एंड log बेस 10 तीनों तरीके से लॉग को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एरे का इस्तेमाल किया, ARR। इसको एक्स एक्सिस में भी लिया और वाई एक्सिस में लिया, और उसके बाद 3 तरीक़ों से इसको प्लॉट कर रहा हूँ। यानी पहली जो प्लॉटिंग है जो ब्लू कलर में होगी वो हमारी एक्चुअल एरे की है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एरे के साथ रिजल्ट 1 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिजल्ट 1 का मतलब क्या है कि लॉग वैल्यू विथ एरे। उसके बाद मैंने रिजल्ट 2 जहाँ पर बेस 10 इस्तेमाल हो रहा है उसको एरे के साथ विजुलाइज करा रहा हूँ, और जहाँ पर हमने बेस 10 को यूज़ किया है वहाँ हम इनिशियल एरे को प्लॉट के फॉर्म पर विजुलाइज करा रहे हैं। तो तीनों जो रिजल्ट हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल एरे के साथ और मैटप्लॉटलिब के ज़रिए से उसे विजुलाइज करके देख रहे हैं। लेट्स सी। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 इनिशियल कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन
रेड और ब्लैक जो कि हमारे बेसिस के साथ हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है जिस जिस तरह से हमारे एरे की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि हम 2 से लेकर 3 तक वैल्यू को लेके जा रहे हैं। तो उसी फॉर्म पर हम अपने एरे को इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं। और अगर आप ब्लू स्क्रीन जो कलर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दोनों ही एरे हैं, तो इस फॉर्म पर हम दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्रीज़ होता हुआ दोनों मैनर पे देख रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से हम लॉग पे चाहें तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक एरे क्रिएट किया, 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें एक कंटिन्यूस या डिस्क्रीट वैल्यू लिखी, उसके बाद एनपी से एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर 3 कर रहा हूँ, और फोर्थ जो एलिमेंट है वो यहाँ पर 0 के साथ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली मैं एरे को लिखने के साथ साथ भी उस पर लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हो कि तमाम जो वैल्यूज़ थी उस पर लॉग अप्लाई हुआ और उसके रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि 0 पे ये इन्फिनिटी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, और रन टाइम पे वार्निंग भी देख रहे हो आप, डिवाइड बाय 0 इनकाउंटेड इन लॉग, तो वो वार्निंग भी आ रही है और साथ ही साथ जो उसका आउटपुट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से बेसिक वे पर हमने लॉग मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ देखा कि हम लॉग मेथड को बाय यूजिंग द लॉगरिथम बेस 2, 10 या वट जो आप चाहते हो वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, और मैटप्लॉटलिब के ज़रिए से हम उसे विजुलाइज करके किस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड है जो नमपाई के अंदर इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, वो है वेयर क्लॉज। एज लाइक एसक्यूएल जिसमें वेयर क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी वेयर एक खास कंडीशन के बेस पर चलता है। जिस तरह से हम एसक्यूएल के अंदर जब क्वेरी लिखते हैं तो वहाँ पर वेयर का एक क्लॉज होता है जो स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन बता रही है कि numpy मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ फंक्शन numpy.where फॉर सेलेक्टिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। इट रिटर्न्स एलिमेंट चूज फ्रॉम ए और बी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यानी ये 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, ए और बी, और उसमें से किसी खास स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू द या बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन वट एवर यूजर चूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, if all arguments condition A and B are passed in numpy where, then it will return element selected from A and B depending on the values in bool array yielded by the condition। जो भी कंडीशन होगी उसके बेस पर। सिंपल सिंटैक्स देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वेयर क्लॉज है, उसके बाद एक्स और वाई जो भी कंडीशन तुम अप्लाई करना चाह रहे हो वो मौजूद है। एग्जाम्पल देखेंगे मजीद क्लियर होगा। सबसे पहले numpy इंपोर्ट किया, ए वेरिएबल में मैंने ए रेंज के नाम से एक कंडीशन बनाई। ए रेंज का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा पहले हम उससे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ए रेंज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने ए वेरिएबल लिखा सिंपल और इसे एग्जीक्यूट कर दिया। नॉट दिस वन, ठीक है, ताकि ए रेंज का हमें रिजल्ट पता चल जाए। तो ए रेंज के जरिए से एक 1 डायमेंशनल एरे बना जो 0 से लेकर 11 तक के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, विच मीन टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने उस लॉजिक को वापस रिटर्न करवा देते हैं जहाँ पर हम कंडीशन देख रहे हैं। तो अभी मैंने एक बी वेरिएबल बनाया और उस बी में कहा कि ए में से वो तमाम वैल्यू को चूज़ करो जो लेस देन 6 हैं। ठीक है, ए की कंडीशन हो गई, और सेकंड कंडीशन बताई मैंने कि ए के तमाम एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और उनमें से जो मैच होंगे वो बी के ज़रिए से डिस्प्ले हो जाएंगे। कैसे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख रहे हो सबसे पहली कंडीशन चली ए लेस देन 6, तो ए में जो भी लेस देन 6 वैल्यू थी वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए की जो भी एलिमेंट हैं फर्दर ए के आगे, वो तमाम के तमाम क्या हो, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो उस बेस पर आप देख रहे हो 5 6 30, 5 7 8 9 10 11, वो फर्दर तमाम ए से 5 से मल्टीप्लाई हुए और उसके बाद बी के फॉर्म पर यानी वेरिएबल बी में सेव होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो वेयर इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप 2 स्पेसिफिक एरे, आइदर वो 1 डायमेंशनल हो 2 डायमेंशनल हो, उसके बेस पे आप कंडीशन लगाकर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी हम वेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम अपने एरे के शेप्स को चेंज करते हैं, ठीक है, और शेप्स को चेंज करते यानी जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने एरे में अप्लाई करूं और शेप को चेंज होता हुआ देखूं, ठीक है, तो ये चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और एरे यहाँ पर क्रिएट किया है, 1 डायमेंशनल 0 से 11 तक के एलिमेंट होंगे, और उसके बाद मैंने वेयर क्लॉज के अंदर सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स एक कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स या ट्रू ट्रू, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 1 0 1 1 की वैल्यू मौजूद है। फिर दूसरे पैरामीटर के अंदर भी 2 डायमेंशनल एरे बनाया और यहाँ पर भी 2 डायमेंशनल एरे बनाया, यानी 3 एरेज के दरमियान में यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ कंडीशन के बिहाफ पर देख रहा हूँ और उसके बाद उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने ए को यूज़ नहीं किया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 8, 4 एंड 3 वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो इसने वही वेयर कंडीशन को यूज़ किया ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए से, और उसके बाद जो वी की वैल्यू आई या फाइनल आउटपुट आया उसको यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से वेयर क्लाउज का हम ओ ग्रिड मेथड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रॉपरली देख रहे हो कि हम एक साथ दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर x और y को रिप्रेजेंट करूँ, उसके लिए 2 चंक ऑफ कोड हमने डिस्प्ले कर दिया ताकि मैं x और y आपको दिखा सकूँ। ओके, फर्स्ट एग्जीक्यूट दिस वन। ठीक है, तो 3 और 4 के बिहाफ पर आप यहाँ देख रहे हो x एंड y के अंदर वैल्यू सेव हो चुकी है। यानी 3 हमारे पास यहाँ पर सेपरेट रॉज आए और 4 कॉलम आए। ठीक है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का ओ ग्रिड का तरीका यही है। इस बेस पर यानी इस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए जो कि 3/4 का है, हमने यहाँ पर वेयर क्लाउज इस्तेमाल किया जिसमें हम कह रहे हैं कि चेक करो कि x की तमाम वैल्यू y से ग्रेटर होनी चाहिए, और उसके बाद y की जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 प्लस कर दो और उसके बाद a को डिस्प्ले कर दो। तो मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो कि इस फॉर्म पर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे या फिर मैट्रिक्स आया जो पहली वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि जो भी कंडीशन आप बताते हो वो तमाम वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होती है बाय एडिंग 10। तो तमाम एलिमेंट में 10 वैल्यू यानी 10 जो नंबर है वो ऐड होता है और उसके बिहाफ पर यहाँ पे प्लॉटिंग होती है। इसी तरह वेयर क्लाउज को हमने एट लास्ट एक और कंडीशन से रिप्रेजेंट किया है। ये 2 डायमेंशनल एरे आप देख रहे हो यहाँ पर 3/3 का, और उसके बाद 3/3 के एरे में हमने y के ज़रिए कंडीशन बताई है कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं लेस देन 4 उसे लेकर आओ और उसके बाद सब में से -2 कर दो। तो इस बेस पर y की जो वैल्यू बनेगी वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो 3/3 ही एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। लेस देन जो भी 4 थे उसने उन तमाम को वैसे ही डिस्प्ले किया है, लेकिन उसके बाद फर्दर जितने हैं उन सब में -2 के एलिमेंट को लगाया हुआ है। तो इस तरह से 2 इंपॉर्टेंट मेथड को हमने देख लिया नमपाई के अंदर कि लॉग क्या चीज़ है और वेयर क्या है। अब हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट मेथड की तरफ चलते हैं जो आर्ग सॉर्ट है। ठीक है, एज अ नेम रिटन या सजेस्ट कि इसका मतलब ये है कि ये आपके एरे को या आपके मैट्रिक्स को सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, सो द numpy मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ फंक्शन argsort रिटर्न द indexes which would sort an array। ठीक है, जो वो इंडेक्सेस आपको रिटर्न करेगा जिसके ज़रिए से आपका एरे जो है वो सॉर्ट होगा। द numpy मॉड्यूल प्रोवाइड अ फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग एन इनडायरेक्ट सॉर्ट along with the given indexes with the help of the algorithm specified by the keyword। the function return an array of indexes of the same shape as a विच वुड सॉर्ट द एरे। तो सिंटैक्स में आप प्रॉपर्ली देख रहे हो कि जो एरे आपके पास आपने वो लिखा जिस फॉर्म पर आपने सॉर्टिंग करनी एक्सेस बताया, काइंड और ऑर्डर बताओगे आप कि किस काइंड पर और ऑर्डर किस फॉर्म पर है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल एरे बनाया जिसमें 3 एलिमेंट मौजूद है और उसके बाद उस एरे को डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद सॉर्ट करके यानी आर्ग सॉर्ट के ज़रिए से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं इस एरे को यानी ए को प्रिंट में इनक्लोज करता हूँ ताकि दोनों एक साथ डिस्प्ले हो सकें और साथ ही साथ हमें डिफरेंस भी समझ में आए। तो आप देख रहे हो कि पहले जो सॉर्टिंग होती थी, अभी डेफिनेशन पे भी बताया था कि रिटर्न द इंडेक्सेस, ठीक है ना, नॉट अ वैल्यूज़। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 1, 2 और 0 लिखा। 1, 2, 0 लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊँ तो इसकी इस तरह से इंडेक्सेस होगी। यानी 63 पहले आ जाए, सॉरी ये जो है हमारे पास ये इंडेक्स नंबर 2 पे मौजूद है, ये 1 पे मौजूद है और ये 0 पे मौजूद है। ठीक है, तो या तो वो डिसेंडिंग में या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद या सॉर्ट करने के बाद उसके इंडेक्सेस तुम्हें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक्सेस को चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर आप पैरामीटर में भी देख रहे हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे बनाया और एक्सेस यहाँ पर मैंने 0 कह दिया। तो 0 का मतलब है या तो 0 कॉलम या 0 रॉ की बात हो रही है और उसके बिहाफ पर मैं इंडेक्सेस को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो हम इसे प्रिंट में इनक्लोज करते हैं, दैट्स इट। और इस बेस पर आपको यहाँ पर इंडेक्सेस फॉर्म पर वैल्यू मिल गई कि ये इंडेक्सेस 0 का होगा और ये 1 का होगा। ठीक है, यानी ये इस तरह से प्लॉट होकर अगर हम दिखाएं तो प्रॉपर्ली आपको बात समझ में आएगी कि ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है और ये 1 की है अगर असेंडिंग में आप देखो तो। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल के अंदर हम टेक अलॉन्ग एक्सेस ले रहे हैं, यानी जो इंडेक्सेस की वैल्यू आई हैं हमारे पास हम उसको एक्सेस के साथ देखना चाह रहे हैं। तो ये वही एग्जांपल है, ऑलमोस्ट वैल्यू भी सेम है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर इस वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, यानी यहाँ तक का तो काम हो गया। तो ये वाला पार्ट हम हटा ही देते हैं। ठीक है,
तो ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस मौजूद हैं और अब मैं इसे किस तरह से ले रहा हूँ, एक्सेस के साथ अलाउंग कर रहा हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब आप देख रहे हो कि तमाम इंडेक्सेस आ गए एक्सेस वाइज 0-5 वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं। यानी ओरिजिनली ये इसके इंडेक्सेस थे, ये यहाँ पर वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट से सॉर्ट होने के बाद आया है। ठीक है, यानी सॉर्टिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो 0, 2, 3, 5, पहले ये 0, 5, 3, 2 था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्क सॉर्ट को यहाँ पर देखा कि पहले उसके इंडेक्सेस कैसे आ रहे थे, फिर इंडेक्सेस को हम एक्सेस के बेस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर अलोंग एक्सेस देख कैसे सकते हैं वैल्यू को जो कि एक्चुअल आपके एरे में सेव थी। जिस तरह से मैंने एक्सेस 0 यहाँ पर यूज़ किया है, मैं एक्सेस 1, 2 अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द एरे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यही किया जा रहा है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि यहाँ पर हमने एक्सेस 1 लिया हुआ है 2 डायमेंशनल एरे में, और जिस तरह से हमने ऊपर 2 डायमेंशनल एरे में अलॉन्ग विथ एक्सेस देखा था तो वहाँ पर एक्सेस 0 था। यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं लेकिन एक्सेस 1 करते हुए देख रहे हैं, वैल्यू वही है हमारी। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद सेकंड भी। ठीक है, तो सेकंड में आप देखोगे कि अब हमारी वैल्यू जो है 0523 आई। ठीक है, यानी पहले ये 0235 आ रही थी जब एक्सेस 0 था, अब जब हमने एक्सेस 1 किया तो 0523 वैल्यू आने लगी। यानी एक्सेस के बेस पर हमारी जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से आप अनरेवल इंडेक्सेस को भी यूज़ कर सकते हो आर्क सॉर्ट के अंदर। तो अगर आप इसको देखो, हमारे जो वैल्यूज़ हैं तो इसने डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉर्ट करके यहाँ पर दिखा दिया। यानी जो पहले 2 डायमेंशनल पे मौजूद था, अनरेवल इंडेक्सेस के ज़रिए से वो 1 डायमेंशनल में हुआ, और जो आपने एक्सेस बताया हुआ यानी नन कोई भी एक्सेस मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसने 1 डायमेंशनल में उसे सॉर्ट करके दे दिया। इसी तरह ऑर्डर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स पे आप देख रहे हो कि मैंने कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिया हुआ है, क्योंकि पाइथन के अंदर हम सिंगल कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमा दोनों के ज़रिए से स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप मैंने बताया हुआ है और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ हैं, और ऑर्डर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से देखो, फिर वाई और एक्स के रिस्पेक्ट से सॉर्टिंग करो। ठीक है, और सॉर्टिंग के जो इंडेक्सेस आएंगे उनको डिस्प्ले करो। तो यहाँ पर आते हैं हम, ए को हम प्रिंट करते हैं ताकि ये तमाम वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट हो। दैट्स इट, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो पहली, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आई वो 0, 1 एंड 1, 0। एक्सेस चेंज हो गया ना भाई, एक्स और वाई पहले आया और फिर वाई और एक्स पहले आया। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस थी जिसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंटली पार्ट को देखा कि हम आर्क सॉर्ट को किस तरह से नमपाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और यही वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से एक जो हमारे पास n नंबर ऑफ़ द एलिमेंट बेस्ड मैट्रिक्स होगा उसको हम उसके इंडेक्सेस जान सकते हैं, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसके लार्ज एलिमेंट को देख सकते हैं कि उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा इन टर्म ऑफ द इंडेक्सेस। ओके, फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे पास हमारे सेशन का है वो ट्रांसपोज, जो कि नॉर्मली हमारे मैट्रिक्स की या 2 डायमेंशनल एरे के रॉस को कॉलम में या कॉलम को रॉस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेशन बताती है कि द नमपाई ट्रांसपोज फंक्शन is one of the most important function in matrix multiplication. The function permutes or reverse the dimension of the given array or return the modified array. The numpy dot transpose function change the raw element into column element and the column element in the raw element, as I have told you before. The output of the function is modified array of the original one. Syntax जो है इसका आप देख रहे हो कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा आप उसे ट्रांसपोज के इनसाइड पे लोगे, उसके बाद एक्सेस भी बताओगे। एक्सेस से मुराद जैसे प्रीवियसली अभी हमने देखा जब हम आर्क सॉर्ट कर रहे थे कि हम किस रॉ या किस कॉलम को करना चाह रहे हैं, तो वो हम एक्सेस के ज़रिए से बताएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगी बात हमें। सबसे पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हम 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं ए रेंज के ज़रिए से, यानी 0 से 5 तक के एक नंबर्स जनरेट होगा, और उसके बाद हम उसे रीशेप कर रहे हैं 2/3 में। ठीक है, जब वो रीशेप हो जाएगा तो पहले उसकी वैल्यू देखते हैं कि रीशेप होने के बाद वो हमें दिखेगा किस तरह से। तो मैंने इसे प्रिंट में इनक्लोज किया और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, और देख रहे हो आप इस तरह से वो हमें दिख रहा है, और उसके साथ हमने कोड भी ले लिया। ठीक है, पहले ओरिजिनली ये 0 to 5 नंबर्स थे, लेकिन रीशेप होने की वजह से 2 रॉ एंड 3 कॉलम्स आ गए। अब इस 2 रॉ एंड 3 कॉलम्स वेरिएबल ए के अंदर जो इनक्लोज है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ ए के रिस्पेक्ट से। तो अब जब इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी बी के फॉर्म पर, आप देखोगे कि जो 2, 1 एंड 2 था, 0, 1, 2, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट रॉ। अब ये यहाँ पर क्या बन गया, कॉलम 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास सेकंड रॉ थी, अब ये सेकंड कॉलम बन चुकी है। यही डेफिनेशन कह रही थी कि रॉ को कॉलम में, या फिर अगर कॉलम मौजूद है तो वो रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी।
इसी तरह से एक्सेस के हवाले से भी हमने देखा ऊपर डेफिनेशन पे, तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, विच मीन हम इस वक्त हमारे पास 2x3 का ये 2 डायमेंशनल एरे मौजूद है वेरिएबल ए में, और उसके बाद हम इसमें ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं 1, 2 के रिस्पेक्ट से। तो बी को हम प्रिंट करवाते हैं डायरेक्टली, तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि इसका फाइनल आउटपुट किस फॉर्म पर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 रॉ पे मौजूद थी, लेकिन 1, 2 आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया, 4, 5 इस फॉर्म पर, 7, 8 इस फॉर्म पर आ गई। यानी सेम डेफिनेशन चली जो पहले यहाँ पर इस प्लॉट में थी और वो 2 कॉलम में आ गई थी। अब हमारे पास जो फाइनल ट्रांसपोज होने के बाद है वो 3 कॉलम्स बाय 2 रॉ में आ चुका है। इसी तरह से रीशेप भी आप कर सकते हैं ट्रांसपोज एक साथ करते हुए, यानी वंस के फॉर्म पर मैंने यहाँ पर एरे क्रिएट किया। इन तीनों को अलग अलग करते हैं, ये तीसरी एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अपने इस वंस बेस एरे को डिस्प्ले करवा दिया। ये हम प्रीवियसली जान चुके हैं कि वंस से मुराद ये है कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1 होगी और उसकी क्या क्वांटिटी होगी वो आप यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद यह जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर 4 डायमेंशन वे पर देखा जाए, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, डॉटेड के साथ रिप्रेजेंट हो रही है वो, तो जस्ट इग्नोर ऑल वैल्यू। उसके बाद जो चीज़ें हमने हटाई थी वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि जो ओरिजिनल एरे था, जो काफ़ी बड़ा एरे है वंस के रिस्पेक्ट से, उसको हम इस फॉर्म पर रीशेप कर रहे हैं, यानी काफ़ी बड़े को हमने दोबारा रीशेप कर दिया। और उसके बाद सी को हम इस बेस पर शेप कर रहे हैं। तो इस बेस पर अगर मैं अपने इस बड़े एरे को ट्रांसपोज वे में रीशेप करने के बाद डिस्प्ले करूँ तो इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है। अब देख रहे हो हमारा एरे जो है वो इस फॉर्म पर डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करूँ इस फॉर्म पर रिप्रेजेंट करने के, तो वो इस फॉर्म पर हो रहा है। तो मैं प्रिंट भी करूँगा साथ ही साथ उसे, ठीक है। तो इस फॉर्म पर हमारे प्लॉट हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि रीशेप का बेसिक जो फंक्शन है या बेसिक मकसद है वो रॉ को कॉलम में या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करना है। उसके साथ आप रीशेप को यूज़ करें, वो रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि कहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट और किस तरह पर, किस बेस पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्ट इस सेशन का जो मेथड है हमारे नमपाई का वो मीन है, ठीक है। मीन क्या है, जो नॉर्मली एवरेज के फॉर्म पे, अर्थमेटिक मीन के फॉर्म पर इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेशन बता रही है द सम ऑफ द एलिमेंट अलॉन्ग विथ एन एक्सेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट। जितने भी एक सीरीज़ में या रॉ में या कॉलम मौजूद हैं उन तमाम को उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना मीन हमें रिटर्न करता है, इज़ नोन एज द अर्थमेटिक मीन। The numpy mean function is used to compute the arithmetic mean along the specified axis। अब ये बात बार बार आ रही है कि हम एक्सेस के रिस्पेक्ट से भी मालूम कर सकते हैं और पूरे होल मैट्रिक्स का या अपने एरे का भी मालूम कर सकते हैं मीन। सो द फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द एरे एलिमेंट, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है जब तमाम का सम होगा और जितने एलिमेंट का है वो सम उससे डिवाइड होगा तो हमें एट लास्ट जो वैल्यू मिलेगी वो एवरेज मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट द एवरेज इज टेकिंग टू द फ्लैटनेंट एरे else on the specified axis float 64 is the intermediate as well as written value are used for the integer input as well। तो जो इसका सिंटैक्स है, हमने numpy.mean कॉल किया और हम वैल्यू बता रहे हैं, एक्सेस बता रहे हैं, किस डेटा टाइप पे चाहिए आउटपुट और डायमेंशन क्या चाहिए वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो कुछ ऑप्शनल इसके पैरामीटर्स हैं, तो आप उससे चाहें तो यूज़ करें और ना चाहें तो ना करें। तो सबसे पहले 2x2 का एक एरे मौजूद है, इन तमाम एलिमेंट्स का हम मीन मालूम करना चाह रहे हैं, विच मीन तमाम एलिमेंट का सम करना और जितने एलिमेंट है उसको डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो बी को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा एक एलिमेंट है उसको भी मीन करने के बाद हम उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने दोनों को एग्जीक्यूट किया, प्रिंट के साथ करूँगा ताकि दोनों की वैल्यू एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है। मीनिंगफुल अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो मैंने सबको 1 कर दिया, तो 4 डिवाइड बाय 4 के रिस्पेक्ट से अगर b की वैल्यू देखी जाए तो वो 1 आएगी और बिल्कुल 1 आ रही है। क्यों? 1, 2, 3 एंड 4 चारों वैल्यू को ऐड किया हमने, 4 हो गई, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 1 4, तो एवरेज भी हमारा 1 आ गया। बिल्कुल एक्सेस के बेस पर भी किया जा सकता है। एक्सेस को समझने का आसान सा तरीका कुछ यूँ हो सकता है कि अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ तो ये एक्सेस 0 है और फिर एक्सेस 1 है, इस फॉर्म पर। तो दोनों की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बी और सी के रिस्पेक्ट से हमें समझ में आ जाएगा कि बी के रिस्पेक्ट से अगर मैं एक्सेस 1 की बात करूं, ठीक है, तो इसका सम जो एवरेज है या मीन है वो ये आ रहा है और एक्सेस 1 के रिस्पेक्ट से इनका मीन जो है वो ये आ रहा है। तो जो जिन एक्सेस के बेस पर आप करना चाहते हो उस तरह से भी मीन आप मालूम कर सकते हो।
तो आप इसको रफ वर्क करके भी देख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू करके दिखाई थी, तो आपका आंसर जो है वो वेरीफाई किया जा सकेगा। इसी तरह से 2 फर्दर एग्जांपल है जिसके अंदर हम ज़ीरोज़ के बेस पर यहाँ पर एरे क्रिएट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि एरे वंस के बेस पर भी क्रिएट हो सकता है, रेंज के रिस्पेक्ट से भी क्रिएट हो सकता है, ज़ीरोज़ के फॉर्म पे भी हो सकता है, आइडेंटिटी या डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा डायरेक्टली टारगेट है वो बिल्ट इन मैथड्स जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशन नमपाई को यूज़ करते हुए। तो हम ज़ीरो के बेस पर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक एरे बना रहे हैं और उसके बाद उसका डेटा टाइप बताया और उसके बाद हमने वेरिएबल्स में वैल्यू सेव की है एक स्पेसिफिक रेंज की, ठीक है। एक स्पेसिफिक रेंज बताकर हमने उसकी वैल्यू को सेव करवाया उसमें, और उसके बेस पर उसका मीन डिस्प्ले करवा रहे हैं सी के रिस्पेक्ट से। तो ये ओवरऑल सी के रिस्पेक्ट से उसका मीन आया, जो यहाँ पर एक ह्यूज 512 मल्टीप्लाई बाय 512 एक बहुत बड़ी वैल्यू रेंज बन रही है। इसी तरह से आप 0 एंड 1 वैल्यू में भी एरे को वैल्यू को इस तरह से स्टोर करवा सकते हो, और अगर आप इस तरह से वैल्यू देखोगे तो प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा प्रिंट करते हुए, लेकिन मैंने डायरेक्टली उसको मीन में कन्वर्ट करके सी को डिस्प्ले करवाया और फिर उसी वैल्यू को ए को हम फ्लोट डेटा टाइप के ज़रिए से भी देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सी को डिस्प्ले करवाऊँ ऐसे, तो दोनों वैल्यूज़ हमें समझ में आ जाएंगी। ये डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर आया, और उसके बाद फ्लोट 64 के बेस पर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू द डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने लास्ट मीन देखा, और मीन का मकसद क्या है वो हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये कंप्लीट सेशन 4 बेसिक मेथड पर बेस करता था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि लॉग नमपाई का मेथड क्या है, फिर हमने वेयर देखा कि वेयर क्लाउज एज लाइक एसक्यूएल किस तरह से काम करता है, और फिर हमने उसके बाद आर्क सॉर्ट देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्क सॉर्ट, जिसके ज़रिए से हम अपने मैट्रिक्स को आइदर इन द फॉर्म ऑफ द 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे उसके सॉर्टेड ऑर्डर के इंडेक्सेस को देखते हैं, नॉट अ नंबर एक्चुअल, ठीक है, सॉर्ट नहीं बल्कि हम सॉर्टेड एरे के इंडेक्सेस को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। फिर हमने ट्रांसपोज देखा, यानी आप अपने रॉ को कॉलम में या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करने की टेक्निक, और एट लास्ट हमने यहाँ पर मीन देखी।